हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है सैटरडे, जनवरी 5, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है लेफ्ट आउट मतलब छोड़ दिया गया, एब्यूज मतलब शोषण किया गया। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। टॉपिक लिखा गया है ऑन द स्टेट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, मतलब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की स्टेट मतलब दशा। ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की क्या दशा है, इस पर टॉपिक लिखा गया है। टॉपिक की हेडिंग का नाम है छोड़ दिया गया या फिर एब्यूज़, शोषण किया गया। एब्यूज़ मतलब एक्सप्लॉइटेड, आप ऐसे कह सकते हो, शोषण करना। ठीक है, तो ये मीनिंग था। तो ये जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले आप एक लाइन पढ़ लेंगे। द शॉकिंग नेग्लेक्ट ऑफ द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, चौंका देने वाली नेग्लेक्ट, लापरवाही यानी केयरलेसनेस, नज़रअंदाजगी ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की मस्ट भी चाहिए अर्जेंटली, तत्काल रूप से, रिवर्स्ड मतलब कहने का पहले जैसी की जानी चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए, मतलब सुधार देना चाहिए। ठीक है, मीन्स क्या निकला कि जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी चौंका देने वाली जो लापरवाही चल रही है, इसको जल्दी किससे जल्द, अर्जेंटली मतलब तत्काल रूप से, इमिडिएटली क्या करना चाहिए, रिवर्स किया जाना चाहिए, सुधारा जाना चाहिए। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस बेसिकली एक प्रकार के होम्स होते हैं जो कि ऐसे पर्सन्स को रखते हैं जो चाइल्ड्स, जैसे कि आपके अबेंडेंड चाइल्ड हो गए, जैसे जिनको वंचित कर दिया गया है, त्याग दिया गया है माता पिता के द्वारा, ऐसे बच्चे हो सकते हैं। या फिर मतलब विक्टिम्स हो सकते हैं किसी पर सोशल इविल के, मतलब कोई सामाजिक बुराई है, और या फिर मतलब कहने का शारीरिक शोषण हो उनका। ऐसी बहुत सारी मतलब बुराइयां हैं समाज में जिसके कारण मतलब कहने का वो उससे पीड़ित हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को वहाँ पर रखा जाता है। या फिर ऑर्फनेज के तरह ट्रीट किया जाता है इंस्टीट्यूशन को, मतलब ऑर्फन चाइल्ड जो होते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो इस प्रकार के चाइल्ड्स की केयर करने वाले इंस्टीट्यूशन उन्हें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो उनकी वर्तमान दशाएं बिगड़ती जा रही हैं। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बिहार का, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे एडिटोरियल में। तो इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठित की, कमेटी को इस्टेब्लिश किया, और उस कमेटी ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स दी हैं। उन्हीं रिपोर्ट्स को इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है, और जिससे कि हमें वर्तमान स्थितियों का पता लगता है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और किस उम्मीद से इन बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है कहाँ पे, इन इंडिया, भारत में, हैव बीन ट्रैप्ड, वो फंस चुके हैं। अब देखिए फंस चुके हैं कौन, जब ये हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब कैसे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है परफेक्ट टेंस का, है ना। तो पैसिव में क्या होता है, पैसिव में यही तो होता है कि वर्ब जो है आपकी सब्जेक्ट पे वर्क करती है ना। लेकिन अगर यही एक्टिव सेंटेंस होता तो वर्ब जो है सब्जेक्ट काम करता वर्ब के द्वारा, वो भी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन है। तो फंस चुके हैं, अगर वैसे हम लिखते हैं बीन ना लगाते तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव ट्रैप्ड मतलब इन्होंने फंसा लिया है, लेकिन यहाँ पर हैव बीन ट्रैप्ड मतलब ये खुद फंस चुके हैं। इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाइंड स्पॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, ब्लाइंड स्पॉट होता है अ प्लेस दैट कैन नॉट बी सीन बाय एनी पर्सन, मतलब जो कि किसी के द्वारा ना देखा जा सके, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आप कह सकते हो अनदेखी टाइप का ऐसा स्थान जो कि अनदेखा हो। ठीक है ना, तो जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है भारत के, वो प्रशासनिक अनदेखी में फंस चुके हैं। प्रशासनिक अनदेखी में फंसने का मतलब ये कि प्रशासन की उन पर नज़र ही नहीं जा रही है। ठीक है, एज जैसा कि रिविलेशंस, खुलासे, एक्सपोजेज, है ना, ऑफ द सेक्सुअल एब्यूज़, यौन शोषण के, ऑफ इनमेट्स, अंतःवासियों के, किसका यौन शोषण, अंतःवासियों का, इन ए बालिका गृह, एक बालिका गृह में, कौन सा बालिका गृह, एट मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरपुर, जो कि मुजफ्फरपुर में है, कहाँ पे, इन बिहार, बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह है। और उस बालिका गृह के अंतःवासी कौन होंगे भाई, अंतःवासी मतलब अंदर रहने वाले, तो कौन हो गए, बालिका ही तो होंगी। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बालिका गृह है, और उस बालिका गृह की जो अंतःवासी हैं, वहाँ पर निवास करने वाली बालिकाएं हैं, उनके सेक्सुअल एब्यूज़ यानी उनके साथ यौन शोषण के कुछ खुलासे जो हैं उन्होंने शोड दिखाया है लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, है ना, जैसा कि इन खुलासों ने शोड दिखाया। तो ये रिविलेशंस जो है ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये वर्ब आई है ना। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस प्रशासनिक अनदेखी में फंस चुके हैं, जैसा कि कुछ खुलासों ने दिखाया है। कब, पिछले वर्ष, टाइम एडवर्ब, लास्ट ईयर दिखाया है। ठीक है, अब खुलासे कैसे हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ के खुलासे हैं। किसका सेक्सुअल एब्यूज़, उन इनमेट्स का जो कि बालिका गृह में रहती हैं। और कहाँ पर बालिका गृह है, ये मुजफ्फरपुर के, मतलब बिहार के मुजफ्फरपुर में ये बालिका गृह है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आगे पढ़ते हैं। अ होम मीन टू, एक होम एक ऐसा घर, मीन टू जिसका उद्देश्य है
है ना, इंटेंट टू इरादा है जिसका उद्देश्य है, टू प्रोटेक्ट गर्ल्स लड़कियों की सुरक्षा करना, बालिकाओं की सुरक्षा करना। कैसी बालिकाएं? रेस्क्यूड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, रेस्क्यूड माने, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, बचाई गई हैं जो फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन शोषण से, मतलब कहने का, अब इसको आप अगर उल्टा मीनिंग देखें तो कितना बेहतरीन निकलेगा, शोषण से बचाई हुई जो बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा करने का उद्देश्य से जो घर बनाए गए हैं वो होम। ठीक है, तो आपको मैं सीधा सीधा पढ़ाता हूँ कि कैसे घर हैं जिनका उद्देश्य है बालिकाओं की सुरक्षा करना। कैसी बालिकाएं? जिनको मतलब जो शोषण से बचा करके लाई गई हैं। भाई किसी पर्टिकुलर बालिका का मतलब क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करके और उनको प्रोटेक्शन के उद्देश्य से लाया जाता है एक पर्टिकुलर होम में, जिसे हम रेस्क्यू होम कह सकते हो या फिर आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कह सकते हो। ऐसा होम जो है इटसेल्फ अपने आप में टर्न्ड इनटू अ डेन, टर्न्ड इनटू मतलब चेंज इनटू, तब्दील हो गया है, बदल गया है, इनटू अ डेन। डेन होता है कंदीरा, जैसे जहाँ पर जंगल का शेर वगैरह रहते हैं, डेन गुफा कह सकते हो या मांद कह सकते हो आप, है ना। डेन को एक मांद में कन्वर्ट हो गया है। कैसी मांद? ऑफ प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब शिकार की। ठीक है, मतलब एक ऐसा घर जिसका उद्देश्य ही है बालिकाओं की रक्षा करना, वो भी जो कि रेस्क्यू के बाद मतलब लाई गई हैं, ऐसी बालिकाओं की रक्षा करना जिस घर का उद्देश्य है वो होम अपने में ही एक गुफा बन गया है, एक ऐसी डेन में कन्वर्ट हो गया है जो डेन क्या है? वो शिकार की गुफा है जहाँ खुद लोगों का शिकार होता है। ठीक है, अब ये कैसे ऐसे कहना चाह रहे हैं वो आपको पता लगेगा, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर कि बिहार में जब सेक्सुअल एब्यूज़ की घटनाएं जब बालिका गृह में सामने आ रही हैं तो मतलब क्या निकला कि ऐसा होम जो कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से बनाया गया है वो खुद ही एक डेन ऑफ प्रीडेशन बन गया है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है ऊपर वाले एग्जाम्पल के आधार पर। ठीक है, द शॉकिंग रॉट, रॉट माने होता है बकवास, ठीक है, फिजूल की बात, है ना, मतलब कहने का जो कि काफ़ी बेहुदी टाइप की हो, तो बकवास नहीं कह सकते आप, बेहुदा टाइप का मतलब जो उचित ना हो। ठीक है, तो ये चौंका देने वाली मतलब नॉनसेंस चीज़ इन द मैनेजमेंट माने प्रशासन में, मैनेजमेंट प्रबंधन कह सकते हो, जो वहाँ का मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट में ऑफ सच शेल्टर, इस प्रकार के शेल्टर। ठीक है, तो इस प्रकार के ये आपका चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एक प्रकार का शेल्टर ही है। तो ऐसे शेल्टर्स में जो मैनेजमेंट हो रहा है उसकी शॉकिंग न्यूज़ क्या है? हैज़ नाउ बीन रिपोर्टेड, अब क्या है? रिपोर्ट की गई है, रिपोर्ट मतलब दर्ज की गई है, बताई गई है, बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी के द्वारा। मीन्स कहने का क्या है? द शॉकिंग रॉट इन द मैनेजमेंट ऑफ सच शेल्टर, इस प्रकार के जो शेल्टर्स हैं इनके मैनेजमेंट को लेकर के जिस प्रकार की फालतू की चौंका देने वाली गलत मतलब कहने का फालतू की खबरें समझ में आ रही हैं, फालतू की खबरें मतलब कहने का कि ऐसी खबरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट में इस प्रकार की लूप होल्स समझ में आ रही हैं, खामियां समझ में आ रही हैं। तो ऐसी जो शॉकिंग रॉट है हैज़ नाउ बीन रिपोर्टेड, अब ये बात दर्ज की गई है किसके द्वारा? बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी के द्वारा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इट स्टडीड 9589 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ये जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी है इसने अध्ययन किया है 9589 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का एंड होम्स, और होम्स का, मोस्टली जो कि ज़्यादातर रन बाय एनजीओ, जो कि ज़्यादातर किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी कमेटी है इसने 9589 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो कि ज़्यादातर एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनका अध्ययन किया। दैट, अच्छा कैसे एनजीओ? दैट कम अंडर द जुवेनियल जस्टिस एक्ट, मतलब कहने का जो ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वो कैसे हैं? कम अंडर, जो कि आते हैं द जुवेनियल जस्टिस एक्ट, मतलब कहने का ये जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत आते हैं। ठीक है ना, तो इसने अध्ययन किया है 9589 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का और होम्स का जो कि एनजीओ के द्वारा चलाए जाते हैं और साथ में किसके अंतर्गत आते हैं? वो जो JJA यानी जुवेनियल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने इस एक्ट को इन्होंने क्या लिख दिया है? केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट है ये। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ओनली एन इमरजेंसी मीजर, केवल एक आपातकालीन उपाय, कैसा उपाय? टू एड्रेस द सीरियस ल्यूकेनी, एड्रेस माने संबोधित करना, हल करना, द सीरियस गंभीर, ल्यूकेनी माने होता है प्रॉब्लम, गैप, समस्या, ठीक है, खामियां। कैन ब्रिंग सम सिम्बलेंस, ब्रिंग माने ला सकता है, सम सिम्बलेंस ऑफ ऑर्डर, सिम्बलेंस माने एक आभास होता है ना, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का एक भाव ला सकता है। टू दीज फेसलेस शेल्टर्स, फेसलेस सेंटर मतलब जिनका कोई चेहरा नहीं है, चेहरा मतलब कहने का ये कि जिनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, है ना,
शेल्टर्स हैं सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में चल रहे हैं, एक नाम से चल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी का कोई फेस नहीं है कि अपनी समस्या को वो लेकर के सामने आ पाए, है ना, इसलिए इन्हें फेसलेस शेल्टर्स कह दिया। तो यहाँ इनके कहने का मतलब ये है कि केवल तत्काल रूप से जो उपाय हैं ऐसी समस्याओं को हल करने के, यही थोड़ी बहुत ऑर्डर ऑफ सिम्बलेंस ऑफ ऑर्डर मतलब कहने का थोड़ी सी राहत ला सकते हैं इनकी व्यवस्थाओं में। टू दीज फेसलेस शेल्टर, किनके लिए, टू दीज फेसलेस शेल्टर, इस प्रकार के जो शेल्टर्स हैं फेसलेस कैसे, चेहरा विहीन, मतलब जिनका कोई खुद का चेहरा नहीं है, जो अपनी कंप्लेंट खुद नहीं लेकर के आ सकते, ऐसे शेल्टर्स में एक किसी प्रकार का कुछ भाव आ जाएगा ऑर्डर का, मतलब व्यवस्था का, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इनमेट्स आर ऑर्फेंड, इनमेट्स मतलब वहाँ रहने वाले अंतःवासी जो हैं उनमें से ज़्यादातर क्या हैं, आर ऑर्फेंड, वो अनाथ हैं, एबेंडन्ड जिन्हें छोड़ दिया गया है, सेक्सुअली अब्यूज्ड हैं, है ना, ट्रैफिक्ड हैं जिनकी तस्करी की ट्रैफिक्ड को आप कह सकते हो, जैसे जिन किसी को अगवा करके और मतलब कहने का ट्रैफिक करने का मीन्स क्या होता है कि उसे मतलब दूसरी जगह आकर के बेच देना, इस तरह करके, मतलब उसे खरीद फरोख्त, इंसान की खरीद फरोख्त जो होती है वो ट्रैफिकिंग कहलाती है। ये वर्ड आपने मूवीज़ वगैरह में सुना भी होगा, ठीक है। तो ट्रैफिक्ड और विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, या फिर किसी आपदा के विक्टिम पीड़ित हैं, एंड कन्फ्लिक्ट या फिर किसी लड़ाई के पीड़ित हैं, ठीक है। तो ये जो इनमेट्स हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस के, वो क्या हैं, ज़्यादातर उसमें ऑर्फन है, अबैंडन्ड है, सेक्सुअली अब्यूज, ट्रैफिक्ड, विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स के मतलब कहने का विक्टिम्स हैं, ठीक है ना। अमॉन्ग देम, इनके बीच में, आर 7,422 चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, 7,422 बच्चे तो ऐसे हैं इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ जिनका कानूनी पेंच फंसा हुआ है ना, कोई मतलब लीगल प्रॉब्लम होगी जिसके आधार पर इनको मतलब या अंदर नहीं किया जा रहा है या और कोई समस्या, ठीक है। इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ मतलब कहने का कानून के विरोध में है, या फिर कह सकते हो कानून के साथ इनकी पेंच कुछ चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंड 3,70,227 इन नीड ऑफ केयर, और 3,70,227 ऐसे बच्चे हैं इन नीड ऑफ केयर जिन्हें की केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है ना, ये जिम्मेदारी बनती है उन इंस्टीट्यूशंस की, इतने लोगों को प्रोटेक्शन देना और केयर देना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं 1,70,375 गर्ल्स, 1,70,375 तो गर्ल्स ही हैं, है ना, और बाकी 3,70,000 है टोटल। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, लगभग 2 लाख के आसपास बॉयज़ वगैरह हो गए, है ना। दैट, ये बात की, अब कौन सी बात है, दे ऑफन हैव टू लिव इन फैसिलिटीज़ विदाउट प्रॉपर टॉयलेट्स, दे ऑफन मतलब इन बच्चों को, ऑफन अक्सर, हैव टू लिव रहना पड़ता है, इन फैसिलिटीज़ ऐसी सुविधाओं में, विदाउट प्रॉपर टॉयलेट मतलब बिना प्रॉपर टॉयलेट के, सिक्योर कंपाउंड मतलब विदाउट सिक्योर कंपाउंड के, बिना इनको सुरक्षित कंपाउंड माने कक्ष मिले, और या फिर क्या होता है इनके पास मतलब कहने का द अपॉर्चुनिटी, अवसर भी नहीं होता, टू वेंट माने एक्सप्रेस करना, वेंट माने क्या होता है, एक्सप्रेस करना, बताना, देयर ग्रीवेंसेस अपनी समस्याएं, ठीक है, ना ही इनके पास अवसर होते हैं अपनी समस्याओं बताने के, एज प्रोवाइडेड फॉर अंडर लॉ, जैसा कि कानून के द्वारा मतलब प्रोवाइड किया गया, बताया गया, भाई अपनी समस्याएं आप बता सकते हो वहाँ पर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, बट ऐसा ये इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती इस चीज़ को बताने की, ठीक है। तो पूरा मीनिंग आप समझ लेंगे पहले कि यह बात की ये इन लोगों को ऐसी फैसिलिटी में रहना पड़ता है कि प्रॉपर टॉयलेट नहीं होते इनके पास, ठीक है, यूज़ करने के लिए, सिक्योर कंपाउंड्स नहीं होते, मतलब जहाँ ये रहते हैं उस कक्ष में सिक्योरिटी नहीं होती, सुरक्षित कंपाउंड्स नहीं होते वो, ठीक है, या फिर इनके पास वो अवसर नहीं होते हैं कि अपनी समस्याएं बता सकें जैसा कि लॉ में कहा गया है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी बातें, दैट थिंग अंडरस्कोर्स द पेनफुल रियलिटी, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या करता है, अंडरस्कोर करता है मतलब एक्सप्रेस करता है, एम्फेसाइज करता है, जोड़ देता है, द पेनफुल मतलब दर्द भरी रियलिटी सच्चाई पर। एम्फेसाइज अंडरस्कोर का मतलब होता है, आप ये मत समझ लें कि अंडरस्कोर का मतलब कम कर देता है महत्व को, ऐसा नहीं है। अंडरस्कोर का यहाँ पर मतलब होगा आपका अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करना, या सिंपली आप कह सकते हो कि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, जोड़ देना, ठीक है। तो अंडरस्कोर करने का मतलब यहाँ एम्फेसाइज करना आप मीनिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो यह पूरी की पूरी बात क्या करती है, एम्फेसाइज करती है द पेनफुल रियलिटी, उस दर्द भरी सच्चाई पर जोर दे रही है। कैसी सच्चाई, सच्चाई ये है कि दे रिमेन वर्चुअली इनविजिबल, ये बने हुए हैं, वर्चुअली मतलब इन रियलिटी, इनविजिबल मतलब अदृश्य, हकीकत में क्या है ये अदृश्य बने हुए हैं। अदृश्य बने रहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि
जब ये अपनी समस्याएं नहीं सुलझा पा रहे हैं, मतलब बता नहीं पा रहे हैं, इनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो रहा, तो मतलब क्या इन्हें नेग्लेक्ट ही तो किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। आप ये समझ लीजिए कि मतलब ये है ही नहीं, है ना, तो इनविजिबल बने हुए हैं, अदृश्य बने हुए हैं। इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की दर्द भरी सच्चाई जो है इस बात पर जोर दे देती है आखिर कि दे रिमेन, ये बने हुए हैं वर्चुअली इनविजिबल। ऐसा लगता है कि जैसे ये सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, ये हमारी पब्लिक का, डेमोक्रेसी का पार्ट ही नहीं है, ऐसा समझ में आता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि दे रिमेन वर्चुअली इनविजिबल। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म ऑफ दिस डिप्रेसिंग सिस्टम, रिफॉर्म माने सुधार, ऑफ दिस डिप्रेसिंग सिस्टम मतलब होता है पतनकारी ये तंत्र है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें सुधार। एज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सीक्स, मतलब कहने का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय, सीक्स मतलब होता है ट्राइज, सीक माने क्या होता है डिमांड करना, एक तो होता है आस्क फॉर समथिंग, एक होता है ट्राई टू डू समथिंग, है ना, मतलब प्रयास कर रहा है। जैसा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रयास कर रहा है, इस प्रकार के डिप्रेसिंग सिस्टम में जो सुधार है कैन बी अचीव्ड, प्राप्त किया जा सकता है, ओनली थ्रू, केवल किसके माध्यम से, ओनली थ्रू सिस्टमैटिक स्क्रूटनी, सिस्टमैटिक एक क्रमबद्ध, एक ढंग की, एक पर्टिकुलर नियम और रेगुलेशन से चलने वाली, स्क्रूटनी मतलब होता है जांच से, है ना, एक क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक क्या स्क्रूटनी, जांच के द्वारा, किसके द्वारा जांच की जाए, बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों के द्वारा। तो इस प्रकार के डिप्रेसिंग सिस्टम में जो सुधार है, जैसा कि हमारी ये महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रयास कर रहा है, इस प्रकार के सिस्टम में सुधार कैसे किया जा सकता है, कैन बी अचीव्ड, ये केवल हासिल किया जा सकता है केवल एक सिस्टमैटिक जांच करवा करके, और जो कि हर राज्य सरकार के द्वारा की जाए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाए। ठीक है ना, एक सिस्टमैटिक आप जांच बैठा दीजिए तो हो सकता है इस प्रकार के डिप्रेसिंग सिस्टम में थोड़ा सुधार हो जाए। ठीक है, दिस कुड बी डन, मतलब यह बात अब कैसे की जा सकती है, दिस ये मतलब जो इसमें इंप्रूवमेंट है, रिफॉर्म है, कैसे किया जा सकता है, दिस कुड बी डन, ये किया जा सकता है बाय अपॉइंटिंग, नियुक्त करके, स्पेशल ऑफिसर, विशेष अधिकारियों को, हुज टास्क, जिसका काम हो, हुज टास्क जिनका काम हो, क्या, इट वुड बी टू, अब ये इट फालतू में आ गया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हुज टास्क जिसका काम, जिनका काम, वुड बी क्या होगा, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट की ऑल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन संस्थान हैं, रजिस्टर वो पंजीकृत हैं, अंडर द जे एक्ट, मतलब जस्टिस जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत। ठीक है ना, और क्या करें, अकाउंट फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर, और जिम्मेदार हों फंड्स, उस पैसे के लिए, रिसीव्ड बाय ईच, जो कि प्रत्येक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो जितना भी पैसा प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसके प्रति जिम्मेदार हों, जस्टिस जुवेनियल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों, एंड और इन्फोर्स करें, लागू करें, मैंडेटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज, अनिवार्य रूप से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल सुरक्षा की पॉलिसीज, नीतियां हैं, उनको लागू करें, ड्यूरिंग एडॉप्शन, एडॉप्शन के दौरान, जब वो किसी बच्चे को अपने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में लाते हैं, एडॉप्ट करते हैं, कहीं से लेकर के आते हैं, तो उस समय उस पर सारी मैंडेटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स या चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें। ठीक है, ये कहने का मतलब, तो पहले मीनिंग पूरा समझेंगे फिर आगे बढ़ते हैं कि यह जो ऊपर इन्होंने कहा है कि सिस्टमैटिक स्क्रूटनी के द्वारा सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा अगर की जाए तब रिफॉर्म लाया जा सकता है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये स्क्रूटनी कैसे कर सकते हैं हम, दिस कुड बी डन, ये काम किया जा सकता है बाय अपॉइंटिंग स्पेशल ऑफिसर, एक विशेष अधिकारी को हम नियुक्त कर दें, जिसका काम क्या हो, जिसका काम होगा ये सुनिश्चित करना, इस बात को पक्का करना, निश्चित करना कि क्या, कौन सी बात, कि सभी संस्थान जस्टिस जुवेनियल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हों और जिम्मेदार हों उन सभी फंड्स के लिए, रिसीव्ड बाय ईच, जो कि प्रत्येक के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जितना पैसा हर इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है और वो रिसीव करता है उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंट फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर, ध्यान दीजिएगा, अकाउंट फॉर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसके लिए वो जिम्मेदार हो, मतलब अगर उससे लेखा जोखा मांगा जाए कितना खर्च किया, कहाँ इन्वेस्ट किया, तो वो पूरा दे सके। तो जिम्मेदार होने का मतलब वही होता है कि उसके बारे में कोई इंक्वायरी हो तो वो उसके लिए जवाब दे सके, जवाबदेह हो, और क्या कर सके, और ये भी सुनिश्चित करे ऐसा ऑफिसर, इन्फोर्स मैंडेटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ की, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इन्फोर्स कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं अनिवार्य रूप से चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को एडॉप्शन के दौरान या नहीं, इस बात को, इन तीन काम को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑफिसर नियुक्त करिए। और काम कौन कौन से हैं, काम है कि पहले सारे इंस्टीट्यूशंस को जस्टिस जुवेनियल एक्ट के मतलब जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत रजिस्टर किया जाए, दूसरा जो फंड उन्हें दिया जाता है उनके लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, इस बात को सुनिश्चित करें, तीसरी बात कि मैंडेटरी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं एडॉप्शन की वो भी वो लोग लागू कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित करें। तीन चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त
करके ये काम मतलब करने का स्क्रूटनी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल इंस्टीट्यूशन क्या इंश्योर कर रहा है, ये देखो ये ऑफिसर क्या इंश्योर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या, रजिस्टर करना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अकाउंट फॉर फंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एंड इन्फोर्स और फिर से इन्फोर्स करना, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंस्टीट्यूशन ही सारे काम कर रहे हैं, इसे सुनिश्चित करना है इस ऑफिसर को। ऑफिसर जो सुनिश्चित करना चाहते हैं, ऑल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर, ऑल इंस्टीट्यूशन अकाउंट फॉर, ऑल इंस्टीट्यूशन इन्फोर्स मैंडेटरी। तो ये एक सब्जेक्ट कॉमन है और बाकी इसी के लिए 3 वर्ब्स आई हैं जो कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन रूल है, सिंपल। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको डिटेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एज पर द रिसेंटली डिस्क्लोज्ड स्टडी, एज पर मतलब अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार, द रिसेंटली डिस्क्लोज्ड स्टडी, हाल ही में, डिस्क्लोज माने रिवील्ड, खुलासा किए गए, स्टडी के दौरान मतलब हाल ही में खुलासा किए गए अध्ययन के दौरान के अनुसार, ओनली 32% ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस और होम्स वर रजिस्टर्ड अंडर द जे एक्ट। केवल 32% जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस टोटल हैं उनका केवल 32% जो हैं वह रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर किए गए हैं, पंजीकृत किए गए हैं अंडर द जे एक्ट, जस्टिस जुवेनियल एक्ट के तहत, एज ऑफ 2016 की अगर बात करें तब। ठीक है, वाइल जबकि एन इक्वल नंबर वर अनरजिस्टर्ड, इतने ही संख्या में जो है अनरजिस्टर्ड मतलब अपंजीकृत थे, गैर पंजीकृत थे। ठीक है, मतलब 32% ये तो 32% और हो गया, 32 दूनी 64 हो गया, बाकी बचे कितने, 36% के समथिंग। एंड द रेस्ट वर, और बाकी जो 36% बचे वर आइदर इम्पैनल्ड, या तो उन्हें इम्पैनल करने का मतलब होता है इम्पैनल समबडी टू मेक समबडी अ मेंबर ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का सदस्य बना देना, इसका मतलब कि उसे इम्पैनल कर देना। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट बचे हुए थे वर आइदर, या तो उन्हें इम्पैनल कर दिया गया अंडर द अदर स्कीम, किसी अन्य स्कीम के तहत, मतलब उन्हें किसी अन्य स्कीम में डाल दिया गया। बच्चों की बात हो रही है, 32% तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में चले गए पंजीकृत होके, बाकी गैर पंजीकृत तरीके से गए, और बाकी जो बचे वो क्या हुए, उन्हें सदस्य बना दिया गया या उन्हें वहाँ पे डाल दिया गया, कहाँ पे, अन्य स्कीमों के तहत कहीं और भेज दिया गया। और या फिर क्या कर रहे हैं, और अवेटिंग रजिस्ट्रेशन, अवेटिंग माने वेटिंग फॉर, अभी भी इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, पंजीकरण का। 36% ऐसे हैं या तो उन्हें और किसी स्कीम में लगा दिया के तहत डाल दिया गया है, या फिर वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये रिसेंटली डिस्क्लोज्ड स्टडी के दौरान पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइदर इम्पैनल्ड और अवेटिंग, मतलब कहने का यहाँ पर आप देखेंगे आइदर है तो और आया, नाइदर है तो नॉर आता है। कब प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि आइदर के साथ यहाँ एंड डाल देंगे, गलत हो जाता है। नाइदर के साथ नॉर ही होगा, अगर नाइदर के साथ नॉर ना करके और कर दिया तो भी गलत हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अवेटिंग रजिस्ट्रेशन, अवेटिंग के साथ डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट आता है, इंतजार कर रहे हैं किसका, रजिस्ट्रेशन का। अवेटिंग लिखिए या फिर वेटिंग फॉर लिखिए, बस प्रॉब्लम यहीं आ जाती है, वेट के साथ फॉर लगाना होता है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, अवेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन कर देंगे जो कि गलत है, अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आएगा, अवेटिंग में अपने आप ही वेटिंग फॉर पूरा पूरा होता है। ठीक है, तो या तो वेटिंग फॉर लिखो या तो अवेटिंग लिखो। आप आगे बढ़ते हैं। द प्रायोरिटी शुड बी टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीडर्स, जो प्राथमिकता है शुड बी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एक समानता लाई जाए। ब्रिंग अबाउट माने होता है लाना, है ना, वैसे परिवर्तन लाने के लिए ब्रिंग अबाउट आता है ना, चेंज लाना। अब ये चेंज ही लाने की बात कर रहे हैं, जो प्राथमिकता है वो क्या लाने पर बात होनी चाहिए। तो जो भी अच्छी चीज़ें आनी है वो एक प्रकार का चेंज ही तो है, क्योंकि अब वर्तमान स्थिति आप देख ही रहे हो कि क्या है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, है ना, तो जो भी अच्छा काम होगा तो वो एक प्रकार का चेंज ही होगा, इसीलिए यहाँ पर ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब आया है। या तो ब्रिंग अबाउट के बाद डायरेक्ट आपको चेंज ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है, या फिर चेंज से संबंधित कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जो चेंज की ओर इशारा कर रहा है, तब भी आप ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब को चूज करते हो। ठीक है, इस फ्रेजल वर्ब के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज रिवाइज हो रहा है आपका। ठीक है, तो प्राथमिकता जो है हमारी वो क्या होनी चाहिए, टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, कि हम एक समानता लेके आएँ, ऑफ स्टैंडर्ड्स मानकों की, एंड प्रोसीडर्स और प्रक्रियाओं की, हम अपनी प्रक्रियाओं में और अपने स्टैंडर्ड्स में यूनिफॉर्मिटी लेके आएँ, एक समानता लेके आएँ। इन इवॉल्विंग कॉमन नॉर्म्स, और विकसित करें कॉमन नॉर्म्स, एक समान नियम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार के ढांचों के लिए, हर ढांचे के लिए हम कॉमन नॉर्म्स, एक समान एक जैसे नियमों को विकसित करें, आम नियमों को विकसित करें। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय स्रोतों को विकसित करें, मतलब मानवीय स्रोत हमें मतलब लाने होंगे, और क्या करना होगा, फाइनेंशियल प्रैक्टिस, और कुछ आर्थिक प्रक्रियाएं चूज करनी होंगी, एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स, और कुछ बाह्य जांच भी तैयार करनी होंगी। तो हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें लाना,
पहला हमें जो ब्रिंग अबाउट करना है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर, सभी प्रक्रियाएं और मानकों में हमें एक समानता लानी होगी। दूसरा हमें ब्रिंग अबाउट करना होगा इवॉल्विंग कॉमन नॉर्म्स, जो विकसित हो रहे आम नियम हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉमन रूल्स, उनको हमें लाना पड़ेगा कि एक रूल हो इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैसे उसको हैंडल करना है। दूसरी बात हमें ब्रिंग अबाउट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय जो स्रोत है हमारे, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको हमें लाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। दूसरा फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, जो एक अच्छी आर्थिक प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस को आप प्रथा कह सकते हो, उस आर्थिक प्रक्रिया को हमें यहाँ पे मतलब लाना चाहिए, जिससे कि अच्छे से फाइनेंशियली इसको मैनेज किया जा सके ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को। अगली बात क्या है कि एक्सटर्नल ऑडिट्स, बाह्य रूप से इनकी जांच भी होनी चाहिए, है ना, तो हमें एक्सटर्नल ऑडिट्स भी लेके आने चाहिए, जिससे कि इनकी समय समय पर जाँच होती रहे, ठीक है। ये सारी चीज़ों पर हमारी प्रियोरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द पैनल फाउंड, वही जो मतलब कहने का स्टडी कर रहा था उसी ने बताया है, पैनल ने क्या पाया है कि चाइल्ड केयर स्टैंडर्ड्स वेर पुअर इन मैनी इंस्टीट्यूशन, जो चाइल्ड केयर का मानक है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही बेकार है कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कई सारे संस्थानों में। सेंस माने होता है, ये एक प्रीपोजिशन की तरह वर्क करता है, सेंस माने विदाउट, ठीक है ना। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में चाइल्ड केयर जो स्टैंडर्ड है, मानक है, जो लेवल है, वो बहुत बेकार है। विदाउट प्रॉपर बेडिंग, उचित तरीके से बेडिंग नहीं है, बिस्तर नहीं है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी नहीं है, और सैनिटेशन, साफ सफाई भी नहीं है। तो जो सेंस है ये प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब भी होता है विदाउट, तो विदाउट प्रॉपर बेडिंग, विदाउट फूड एंड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो बिना इन सब चीज़ों के इतना बेकार स्टैंडर्ड है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का। सम स्टेट्स, कुछ राज्य ऑब्वियसली क्लियरली, है ना, एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से, हैव टू फ्यू होम्स, टू फ्यू मतलब बहुत ही कम होम हैं, ठीक है। कुछ राज्यों के पास तो स्पष्ट रूप से मतलब साफ साफ कह दें तो बहुत ही कम होम है, बहुत ही कम स्थान है, शरण स्थली हैं। गिविंग अथॉरिटीज़, जो कि अथॉरिटीज़ को क्या दे रहे हैं, लिटिल इंसेंटिव, लिटिल माने बहुत ही, ना के बराबर, यानी फिर नो इंसेंटिव माने होता है प्रोत्साहन, जो कि अथॉरिटीज़ को कोई प्रोत्साहन ही नहीं दे रहे हैं टू टेक अप केसेस ऑफ चिल्ड्रन, कि वो बच्चों के मामलों को ऐसा टेक अप करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, इन डिस्टेंस, जो कि संकट में है, संकट में जो बच्चे हैं उनके केसेस को टेक अप करें, मतलब एक्सेप्ट करें, इस प्रकार के प्रोत्साहन भी अथॉरिटी को नहीं मिलती। जब अथॉरिटीज़ के पास होम्स ही नहीं है तो वो अपने मतलब वो जो है अदर चाइल्ड्स को, अबेंडेंड चाइल्ड्स को, विक्टिम चाइल्ड्स को अपने यहाँ लाने की मतलब कहने का ऐसा कोई इंसेंटिव भी नहीं उन्हें मिलता, उन्हें कोई प्रोत्साहन भी नहीं होता। भाई आपके पास अगर प्लेस है तो आप सोचोगे चलो ठीक है किसी का भला हो जाए, जब जगह ही नहीं है, हाउसफुल है, तो आपको भी अपनी ड्यूटी करने से मतलब है ना। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर भी है कि कुछ राज्यों में इतने कम होम हैं कि ये अथॉरिटी को बहुत लिटिल इंसेंटिव, मतलब कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलता फिर अथॉरिटीज़ को, जो अधिकारी हैं उनको, कि वो ऐसे संकट में पड़े हुए जो बच्चे हैं उनके मामलों को टेकअप करें। टेकअप द चैलेंज, चुनौती लेना, है ना, मोल ले लेना, इस प्रकार करके यूज़ होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब आप लास्ट में पढ़ेंगे वीडियो के। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल टुगेदर अकाउंट फॉर 43.5% ऑफ ऑल शेल्टर, अकाउंट फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जो हैं वो साथ साथ जिम्मेदार हैं किसके लिए, 43.5% ऑफ शेल्टर्स, टोटल शेल्टर्स का, टोटल शरण स्थलियों का 43.5% के लिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जिम्मेदार हैं। मतलब कहने का यहाँ पर इतनी शेल्टर होम्स हैं। अ फ्यू स्टेट्स, कुछ राज्य ऐसे हैं, डू नॉट हैव इवन वन होम ऑफ एवरी कैटेगरी, मतलब कहने का कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कम से कम एक होम भी नहीं है प्रत्येक कैटेगरी का। कैटेगरी कौन सी, सच एज चाइल्ड केयर, चाइल्ड केयर की कैटेगरी हो गई, ऑब्जर्वेशन कैटेगरी हो गई, एंड एडॉप्शन मतलब देखभाल से संबंधित कैटेगरी, या फिर एडॉप्शन से रिलेटेड जिन्हें अडॉप्ट करके मतलब ऐसा कुछ सिस्टम वहाँ पर होगा। तो ये तीन कैटेगरी इन्होंने बताई, चाइल्ड केयर कैटेगरी, ऑब्जर्वेशन कैटेगरी और एडॉप्शन कैटेगरी। इन तीन प्रकार की कैटेगरी में एक एक होम भी नहीं है। हर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर ऐसा नहीं कि कम से कम तीन कैटेगरी है तो तीनों के लिए एक एक होम हो, एक एक शेल्टर होम हो, ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर एक एक भी नहीं है, ठीक है। द मिनिस्ट्रीज स्टडी लेज बेयर, मिनिस्ट्री का जो अध्ययन है, ले बेयर का मतलब आप ये सिंपली समझ सकते हो, जैसे किसी चीज़ का खुलासा कर देना, उजागर कर देना, उसे कहते हैं ले बेयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री का जो अध्ययन है वो ले बेयर करता है, मतलब उजागर करता है द डिसकनेक्ट माने अंतर, बिटवीन किसके बीच में, सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज जो हमारा है वो, एंड द वेलफेयर सिस्टम, और जो कल्याणकारी मतलब वेलफेयर, कल्याण करने वाला परोपकारी जो सिस्टम है, तंत्र है हमारा, उसके बीच में, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ठीक है। तो बच्चों के लिए जो हमारी
वेलफेयर सिस्टम चल रहा है वो और हमारी जो सभ्य समाज है, सिविल सोसाइटी, उसके बीच में जो डिस्कनेक्ट, जो डिफरेंस बना हुआ है उसको ले बेयर करता है, मतलब कहने का उजागर कर देता है, ठीक है ना। एंड और क्या करता है, द पुअर इंगेजमेंट, और उस चीज़ को भी उजागर करता है, क्या, पुअर इंगेजमेंट, बहुत ही बुरा, इंगेजमेंट माने व्यस्तता, है ना, किसकी व्यस्तता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव, जो कि चुने गए प्रतिनिधियों की है, विथ सच ए वाइटल फंक्शन, इतना महत्वपूर्ण कार्य होने के बावजूद, है ना, साथ, है ना, मतलब कहने का बहुत ही पुअर, बहुत ही बेकार इंगेजमेंट है चुने गए प्रतिनिधियों की, मतलब कहने का इंगेजमेंट को तो आप ऐसे वैसे वो सगाई वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ इंगेजमेंट क्या है, व्यस्तता, बहुत ही बुरी व्यस्तता। बुरी व्यस्तता का मतलब ये कि बिल्कुल भी रुझान ही नहीं है। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने गए प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, इनका पुअर इंगेजमेंट है, बहुत ही कम संलिप्तता है यहाँ पर, इनका बिल्कुल रुझान ही नहीं है ऐसे मुद्दों पर, बल्कि है क्या, विथ सच ए वाइटल फंक्शन, जहाँ पर इतना महत्वपूर्ण काम करने को है, ठीक है, वहाँ पर इनका बहुत ही पुअर इंगेजमेंट है, इस बात को उजागर करता है। तो मंत्रालय का जो अध्ययन है ये क्या क्या करता है, ये तो एक तो सिविल सोसाइटी और वेलफेयर सिस्टम जो है बच्चों के लिए, उनके बीच में डिफरेंस को उजागर करता है ना, और दूसरा काम क्या करता है, उस पुअर इंगेजमेंट, उस बेकार सी संलिप्तता को दिखाता है जो कि हमारे चुने गए प्रतिनिधियों की है इसके प्रति, है ना, मतलब इंगेजमेंट है ही नहीं तो इसीलिए तो पुअर इंगेजमेंट कहा है, विथ सच ए वाइटल फंक्शन, मतलब जहाँ पर इतना महत्वपूर्ण काम करने को है वहाँ पर इतना पुअर इंगेजमेंट दिखाई पड़ता है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टडी हमें दिखाती है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। द इम्परेटिव नाउ इज, इम्परेटिव माने अर्जेंट नीड, जो तत्काल आवश्यकता है, नीड नाउ अब, इज टू, वो क्या है, टू टर्न द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स मतलब होता है इंफॉर्मेशंस, कि टर्न द फाइंडिंग्स ऑफ मिनिस्ट्रीज कमिटी इनटू अ ब्लूप्रिंट, टर्न, और ये आया है फ्री इनटू प्रीपोजिशन यहाँ आया, टर्न समथिंग इनटू समथिंग का मतलब होगा किसी को कन्वर्ट कर देना, कन्वर्ट या चेंज समथिंग इनटू समथिंग, ये होता है मतलब, ठीक है। तो जो आवश्यकता है अब वो क्या है कि जो जो मिनिस्ट्रीज कमेटी, मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी स्थापित की गई, उसकी जो भी फाइंडिंग्स, इंफॉर्मेशन आई हैं, उसको टर्न कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए इनटू अ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब एक खाके में, एक प्लान में, एक योजना में तब्दील कर दिया जाए। कैसी योजना, फॉर एक्शन, कार्य की, कार्य प्रणाली की एक योजना में तब्दील कर दिया जाए। तो मतलब कहने का अब अर्जेंट नीड क्या है कि मंत्रालय की कमेटी के द्वारा जो भी जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उनको अब हम टर्न कर दें, बदल दें एक योजना में जो कि कार्यप्रणाली में लागू हो जाए, है ना। ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन मतलब ए प्लान फॉर एक्शन, एक प्लान में कन्वर्ट कर दें। क्रेडेंशियल्ड एनजीओ, क्रेडेंशियल्ड मतलब होता है साक्ष्यों पर आधारित, यानी भरोसेमंद जो एनजीओज हैं उनको शुड टेक ग्रेटर इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा उन्हें रुचि लेना चाहिए इन दिस एफर्ट, इस प्रयास में, ठीक है। जो भरोसेमंद एनजीओ हैं उनको क्या करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए ऐसे प्रयासों में। होल्डिंग द अथॉरिटीज टू अकाउंट, होल्ड समबडी टू समथिंग का मतलब क्या होता है, होल्ड समबडी टू समथिंग का मतलब किसी ने कोई वादा किया है तो उससे वो काम करवा लेना, है ना। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं होल्डिंग द अथॉरिटीज टू अकाउंट, और अथॉरिटीज से वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कहने का उन्हें ऐसा प्रेरित करना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स को संभालें। अकाउंट मतलब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आप समझोगे, तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें। तो मीनिंग क्या निकला, जो क्रेडेंशियल्ड एनजीओ हैं उनको एक मतलब काफ़ी ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए अपने इन प्रयासों में, ऐसे प्रयास करने के लिए, और साथ ही जो अथॉरिटीज़ हैं उन्हें अकाउंट यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उनसे वो काम करवाना चाहिए। तो होल्ड आप शाब्दिक मीनिंग भी पढ़ सकते हो, पकड़ना चाहिए अथॉरिटीज़ को टू अकाउंट की वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें, है ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना संभालें, ऐसा उन्हें मतलब ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए या प्रेरित करना चाहिए, विवश करना चाहिए, कुछ भी करें मतलब काम करवाएं, ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल का मीनिंग। अब आप वर्ड्स पढ़ लोगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ब्लाइंड स्पॉट को आप कह सकते हो एन एरिया दैट समबडी कैन नॉट सी, एक ऐसी जगह जिसे कोई देख नहीं सकता, ब्लाइंड स्पॉट कह दिया उसे। प्रेडेशन होता है द एक्ट ऑफ एन एनिमल किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, किसी जानवर का ऐसा कार्य जो कि वो फिर क्या, कौन सा कार्य कि वो किसी और जानवर को मार रहा है और उसे खा रहा है, तो इस प्रकार का शिकार करने वाला कार्य जो होता है उसे प्रेडेशन कहते हैं, शिकार कह सकते हो आप। रॉट माने बकवास होता है, नॉनसेंस, रबिश, सिली थिंग्स दैट समबडी सेज, कोई ऐसी बकवास चीज़ जो कोई व्यक्ति कहता है ना, फालतू की। डोंट टॉक सच रॉट, ऐसी बकवास बात मत करो, ऐसे आप कह सकते हो। लुकैना होता है गैप, अ प्लेस वेयर समथिंग इज मिसिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग और इन एन आइडिया और अ थ्योरी, किसी आइडिया या थ्योरी या किसी राइटिंग में
ऐसी जगह जहाँ पर कुछ मिसिंग है, खामी कह सकते हो आप, कमी कह सकते हो ल्यूकेना को। अच्छा, ल्यूकेना का प्लूरल बनाना है तो एन, ल्यूकेना का प्लूरल जो बनता है LUCANAE लगा दीजिए आप, तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ S लगा सकते हैं या फिर E लगा दे, E लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा वाला प्लूरल बनता है। ठीक है, सिम्बलेंस ऑफ समथिंग होता है अ सिचुएशन इन विच समथिंग सीम्स टू एग्जिस्ट ऑल्दो दिस मे नॉट बी द केस। ऐसी स्थिति जहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ ये चीज़ विद्यमान है, लेकिन हकीकत में वो विद्यमान नहीं होती, मतलब आभास होना किसी चीज़ का वो होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें मीनिंग, एक सेंटेंस के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। द सीज फायर ब्रॉट अबाउट अ सेम्बलेंस ऑफ पीस। जो संघर्ष, सीज फायर होता है संघर्ष विराम, लड़ाई को बंद कर देना। जो संघर्ष विराम है ब्रॉट अबाउट, वो लेके आया अ सेम्बलेंस ऑफ पीस, मतलब कहने का एक शांति का भाव लेकर के आया है ना। अब ऐसा लगा कि शांति बनी हुई है, हालांकि हकीकत में कुछ और हो वो अलग बात है, लेकिन संघर्ष विराम हो गया तो ये समझ में आ गया कि एक शांति बनी है, ऐसा भावना आ गई। ठीक है, तो एक परिवर्तन आया, इसलिए यहाँ पे ब्रिंग अबाउट फ्रेजल भी यूज़ की गई है। ठीक है, वेंट समथिंग ऑन समबडी, मतलब टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी भावनाएं व्यक्त करना, तो वेंट समथिंग ऑन समबडी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही वेंटेड हिज एंगर ऑन द रेफरी, उसने अपनी नाराजगी रेफरी पर जाहिर की। ठीक है, तो ऐसे आप इसे प्रयोग कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। गिव वेंट टू समथिंग, ये एक इडियम है जो कि वेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, और लिखने का रीज़न ये भी है कि एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसे याद करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा। टू एक्सप्रेस अ फीलिंग स्पेशली एंगर स्ट्रांगली, अपनी नाराजगी वगैरह कोई भावना है उसे व्यक्त करना है ना। गिव वेंट टू समथिंग मतलब सिंपली व्यक्त करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेंगे आप एक, चिल्ड्रन गिव वेंट टू देयर एंगर इन वेरियस वेज, बच्चे अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं इन वेरियस वेज, विभिन्न प्रकार से। इम्पैनल समबडी होता है टू चूज समबडी एज ए मेंबर ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति को एक सदस्य के रूप में चुन लेना, उसे कहते हैं इम्पैनल करना। इवॉल्व फ्रॉम समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज़ से विकसित होना, किसी चीज़ में विकसित होना। जैसे टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके विकसित होना, वो इवॉल्व होता है। ठीक है, द कंपनी हैज़ इवॉल्व इनटू अ मेजर केमिकल मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी है वो इवॉल्व, विकसित होकर के इनटू, कन्वर्ट हो गई यानी तब्दील हो गई एक बहुत बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चर कंपनी में। ठीक है, सेंस माने विदाउट होता है, कभी काम आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो इसे। टेक अप समथिंग का होता है टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड और अवेलेबल, जो चीज़ अवेलेबल है या फिर ऑफर की जा रही है उसको हम एक्सेप्ट कर लें, वो होता है टेक अप समथिंग। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, टू टेक अप अ चैलेंज, चुनौती ले लेना, या फिर आप लिख सकते हो एक एग्जाम्पल में और, शी टूक अप हिज ऑफर ऑफ ए ड्रिंक, उसने क्या किया, उसके एक ड्रिंक के ऑफर को ले लिया, मतलब स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ले समथिंग बेयर का मतलब होता है टू मेक समथिंग नोन दैट वाज सीक्रेट, जो कि रहस्यमय था उसे उजागर कर देना, ये होता है ले समथिंग बेयर। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल एक देख लेंगे आप, एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर प्राइवेट लाइव्स, उनकी प्राइवेट जीवन का मतलब निजी जीवन का हर पहलू हैज़ बिन लेड बेयर, लेड बेयर मतलब उजागर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेंगे, एक ईडियम की तरह है पूरा। आगे पढ़ते हैं। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, अ थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, द इकोनॉमिक इम्परेटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब आर्थिक इम्परेटिव माने होता है नीड, आवश्यकता है ना, आर्थिक आवश्यकता ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, फॉर ऑल सभी के लिए। और दूसरा वर्ड है ये ब्लूप्रिंट फॉर समथिंग, मतलब प्लान फॉर समथिंग, अ प्लान विच शोज, जो कि ये दिखाए व्हाट कैन बी अचीव्ड, कि क्या प्राप्त किया जा सकता है, एंड हाउ इट कैन बी अचीव्ड, और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी योजना जो ये बता दे कि क्या प्राप्त किया जा सकता है और आखिर उसको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार की जो चीज़, ऐसा जो प्लान होता है उसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। जैसे अ ब्लूप्रिंट फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, स्वास्थ्य जो देखभाल है उसके क्षेत्र का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का ब्लूप्रिंट मतलब योजना यानी प्लान। ठीक है, होल्ड समबडी टू समथिंग का मतलब होता है मेक समबडी डू व्हाट दे प्रॉमिस्ड और एग्रीड टू डू, जो उसने वादा किया था या प्रॉमिस किया था, सहमत हुआ था जिस काम को करने के लिए, उससे वो काम करवाना, उसे कहते हैं होल्ड समबडी टू डू टू समथिंग। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में पढ़ सकते हो, वी शैल होल्ड हिम टू द एग्जैक्ट टर्म्स
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट टर्म्स हैं, जो असली नियम एवं शर्तें हैं, हम उसको क्या करेंगे, उससे वो मनवाएंगे। ठीक है, जो असली नियम एवं शर्तें जिसका उन्होंने वादा किया था उस कॉन्ट्रैक्ट की, हम उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, वहाँ पर उसे परखेंगे या फिर उससे वो काम करवा लेंगे, मनवा लेंगे। ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। ये थोड़ा सा अजीब सा फ्रेजल वर्ब टाइप है, तो इसे आप समझ सकते हैं। वैसे एग्जाम में आने के चांसेस इस तरह के बहुत कम होते हैं। वही चीज़ एग्जाम में आती हैं जो सिंपल होती हैं ज़्यादातर, और मतलब कहने का ज़्यादातर आप लोग देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उस पर सीरियस नहीं है तो वो फिर वहाँ पे गलत होता है। बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, चीज़ें बहुत इजी पूछी जाती हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि आप उन पर कितना नोटिस कर पा रहे हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।